तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो पेपर डिस्कशन के बारे में कल हमने बोला था, तो आज मेरे पास सारी आंसर शीट्स आ चुकी हैं और आई विल बी अपलोडिंग द पेपर 6G इकोनॉमिक लॉज, देन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड SCMP, एंड देन ग्रुप 1 में लॉ का पेपर एंड ऑडिट का पेपर आई विल बी अपलोडिंग। ओके, सो उसके बारे में सबसे पहले 6G इकोनॉमिक लॉ का पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 70 मार्क्स आई स्कोर्ड। ओके, सो किस तरीके से 70 मार्क्स आए, किस तरीके से लिखना है, ये बहुत बच्चों की क्वेरी थी। तो उसके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। CA फाइनल, ग्रुप 2 इकोनॉमिक लॉ, एक भी एक्स्ट्रा शीट यूज़ नहीं करी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा रेरा था। फर्स्ट का 1.6 क्वेश्चन किया था। ऑब्वियसली जो हमारा MCQ है वो तो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, बट मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो मैंने किस तरीके से लिखा, सेक्शन नंबर 15 के बारे में लिखा स्टार्ट करते ही। उसके बाद मैंने 66.67 उनका अप्रूवल जो चाहिए होता है, अलॉटीज़ का रिटर्न अप्रूवल चाहिए होता है अथॉरिटी का, वो पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 15 मैंने लिखा। लेकिन आप ये चेक करोगे, सेक्शन नंबर 15 की आप लैंग्वेज चेक करोगे तो आप ये देखोगे कि द प्रमोटर शैल नॉट ट्रांसफर द असाइन मेजॉरिटी राइट्स एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू द थर्ड पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल और कंसेंट ऑफ द 2/3 अलॉटीज एक्सेप्ट द प्रमोटर एंड विदाउट प्रायर अथॉरिटी। आप देखोगे सेक्शन 15 में और भी बातें लिखी होंगी, लेकिन उनमें से मैंने क्या किया था, कुछ पॉइंट्स उठा के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, 2/3 लिखा, 66.67 मैंने खुद से लिखा। उसके बाद ऑब्टेनिंग, मतलब आप देखोगे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया, कुछ लाइंस को उठाया है, कुछ लाइंस को उसमें से डिलीट किया और उसके बाद उस सॉल्यूशन को लिखा है। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि इस केस में क्या बोला गया है। ARPL ने ये बोला है कि प्रमोटर ने नोटिस किया कि अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अलॉटीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 30% अलॉटीज़ ने मना कर दिया और ऑब्लिगेशन को प्रमोटर से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो 66.67 के ऊपर उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन को लिखने के बाद मैंने लिखा एज पर द अबव सेट प्रोविजन 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ की अप्रूवल चाहिए होती है रेरा के हिसाब से। और इस केस में हमारा 70% के लोगों ने अगर अप्रूवल दे दिया है तो उस केस में जो कंसेंट होनी चाहिए अलॉटी की वो हमारी करेक्ट नहीं है। मतलब कंटेंशन जो है 30% अलॉटी की वो करेक्ट नहीं है। मतलब उस केस में ऐसा होगा ना कि उसने बोला होगा कि बाकी अलॉटीज़ ने अप्रूवल नहीं दी तो हम क्यों माने उसकी बात। तो कुछ ऐसा था इस केस में। तो मैं आप देखोगे इन द गिवन केस both condition has been satisfied as 70% of the allottees had accepted and authority had given the written consent for transfer of project। contention of 30% allottee, मतलब 30% लोग ये बोल रहे थे कि हमने हाँ बोली नहीं तो ये चेंजेस कर नहीं सकते या आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमने ये बताया कि 66.67% मतलब 2/3 लोग अगर भी बोल देते हैं तो भी हम आगे बढ़ जाते हैं और रिटर्न कंसेंट अथॉरिटी की चाहिए होती है तो भी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आप देखोगे कंक्लूजन का 1 मार्क्स मुझे दिया गया है और आगे हम बढ़े हैं। इसके बाद 1.7 में हम आगे बढ़ते हैं। तो 1.7 में सेक्शन नंबर 24 ऑफ IBC के बारे में बात कर रखा है, जिसमें हमारा मीटिंग के बारे में था। तो कहता है मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, सस्पेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी आते हैं जिनको नोटिस सर्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये सारी बातें लिखी कि ये लोग भी आ सकते हैं, डायरेक्टर्स पार्टनर्स। यहाँ पर मे वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया, अगर वो लोग नहीं आएंगे तो भी हमारी जो वो मीटिंग है वो इनवैलिड नहीं होगी। उसके बाद मैंने केस बताया कि अपने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। उसके बाद मैंने कंक्लूजन बताया इट वॉज हेल्ड दैट नोटिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू बी सर्व्ड इन द डायरेक्टर्स एज शैल वर्ड। मैंने ये बताया कि शैल वर्ड यूज़ है। ठीक है, एज शैल वर्ड इन द प्रोविजंस ऑफ द कोड मेक इट मैंडेटरी। हाउएवर नॉन अटेंडेंस ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल नॉट इनवैलिडेट। अब बताओ, ये वाली बात मैंने लिखी ना। ठीक है, मतलब ये खुद से बना के लिखा मैंने ये वाला पैराग्राफ कि शैल वर्ड लिखा है तो शैल वर्ड जो होता है वो मैंडेटरी करता है नोटिस देना। लेकिन अगर वो मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं तो वहाँ पर मे वर्ड लिखा हुआ है जो ये बोलता है कि अगर वो मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं तो इस वजह से हमारी मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी, लेकिन नोटिस देने के लिए शैल वर्ड यूज़ है। तो ये बात मैंने खुद से एक्सप्लेन करी कि उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा कंटेंशन जो RP का वो सारा फिर मैंने फाइनली कंक्लूजन दे दिया। मैंने कहीं साइड में नहीं लिखा कि कंक्लूजन है दे रहा हूँ या दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद 1.8 में यही सेक्शन नंबर 21 ऑफ द IBC के बारे में बात थी, वो मैंने लिखा। उसके बाद उसके बाद इन द गिवन केस स्टडी के बारे में लिखा कि केस में क्या बोला गया है और उसके बाद मैंने कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे सेक्शन या रेगुलेशन बहुत सारे थे इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो आप देखोगे मैंने क्या लिखा है, रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ EMA 1999 रिलेटेड टू कैपिटल ट्रांजैक्शंस, इमल प्रॉपर्टी एंड NRI और OCI में एक्वायर इमल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ये सारा मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये इसके आप देखोगे मार्क्स भी नहीं थे लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन तो देना जरूरी था। उसके बाद गिवन के स्टडी में रेवाटी के बारे में लिख दिया कि फार्म हाउस और फार्म लैंड उसने खरीदी है। ठीक है, उसके बाद मैंने कंक्लूजन लिख दिया, उसके मार्क्स हमें मिल गए। ओके,
तो आप देखोगे मेरा बेसिक क्या है, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों में बांटे हुए आंसर को। सबसे पहले मैं सेक्शंस के बारे में लिख देता हूँ, प्रोविजंस के बारे में, फिर मैं क्वेश्चन से लिंक कर देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, और उसके बाद कंक्लूजन दे देता हूँ। लेकिन या आप ये ज़्यादातर अगर आप रीड करते हो तो आपको ये ज़रूर मिलेगा कि मैंने क्वेश्चन में अगर सेक्शंस भी लिख रहा हूँ मैं, तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट सेक्शन नहीं लिख रहा, सेक्शन में भी अपनी लैंग्वेज घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे वैसे लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास बुक नहीं होती तो मैं किस तरीके से सेक्शन को लिखता। आप फॉर एग्जाम्पल आप याद रखो ना यार, जब आप लॉ का पेपर देते हो तो आपको 2-3 लाइनें याद होती हैं सेक्शन की जो बुक से डिट्टो मैच होती है, बाकी तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो। तो ICAI को ऐसा मानता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मेरे दोस्त ने तो कॉपी पेस्ट लिखा था, उसको तो 90 मार्क्स आ गए। अरे यार, तो बहुत लोगों के, आपके दोस्त के 90 आ गए होंगे, लेकिन बहुत लोगों के 50-40 इसी रीज़न की वजह से आ रहे हैं। तो मेजर पोर्शन भी तो देखो, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सेक्शंस को भी कॉपी पेस्ट डिक्ट उठा के मत करो, थोड़ा बहुत चेंज करो, थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा मत चेंज कर देना कि मीनिंग ही बदल जाए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, थोड़ी सी नकल के साथ अकल भी इस्तेमाल करनी होगी अपने को ओपन बुक में। उसके बाद आप देखोगे तो 2.7 में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की मैंने डेफिनेशन लिखी, ऑल इन कॉस्ट की डेफिनेशन रखी, फ्रेमवर्क्स के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके बारे में बताया, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा कि केस स्टडी में क्या कह रहा है, कंटेंशन बताया, और यहाँ कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। उसके बाद 2.8 आया, और उसका PBTA का आपको बेनामी की डेफिनेशन मैंने बता दी, पूरी की पूरी बेनामी की डेफिनेशन मैंने इसके अंदर लिख दी थी, ठीक है। उसके ऑल दो मार्क्स नहीं थे, दिए भी नहीं उसने, लेकिन मैंने फिर भी लिखा क्योंकि इंट्रोडक्शन देना था। देखो मार्क्स नहीं लिखते, नहीं दिए वो चलेगा, लेकिन अगर हम नहीं लिखते ना तो फिर उसके ऊपर उसका इंप्रेशन थोड़ा बेकार होता है। उसके बाद ये सारा मैंने बताया कि मिस्टर महेश कुमार ने किस तरीके, इसके अंदर कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है जो बेनामी ट्रांजेक्शन से है, तो उसके बारे में मैंने देखो एरो करके ही एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई मिसेस रेवाटी ने ये गलत किया था और उसके इम्प्लीकेशंस ये थे, ये मिस्टर सुरेश ने ये गलत किया था और उसके इम्प्लीकेशंस ये थे। तो आप देखोगे मैंने अपना सेकंड व्यू भी लिखा है। अब आप सोचो, मतलब ऐसा भी आप लिख सकते हो, और यहाँ टिक लगाया हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पर सेकंड व्यू भी पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि सेकंड व्यू आपका है तो आप साइड में ऐसे लिख सकते हो कि सेकंड व्यू पॉसिबल, तो आप सेकंड व्यू भी जवाब दे सकते हो, जिससे कि अगर ICAI के एग्जामिनर के पास 2 आंसर, एक ही आंसर है और दोनों में से कोई भी एक मैच कर रहा है तो वो आपके मार्क्स ना काटे, ठीक है। फिर आप देखो मिस्टर मुकुंद का और मिस्टर महेश का मैंने एक साथ लिखा कि क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। उसके लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिख दिया कि ये सारी ट्रांजैक्शन थी जिसके बारे में थे और मुझे मार्क्स मिल गए। तो ये तरीके होते हैं। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन में देखोगे तो सेक्शन नंबर 8 के बारे में मैंने बताया कि डिस्प्यूट क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने डिस्प्यूट बताया कि डिस्प्यूट क्या होता है सेक्शन नंबर 8 में। सबसे पहले मैंने ये बताया कि सेक्शन नंबर 8 की बात हो रही है ऑपरेशन क्रेडिटर के बारे में। उसके बाद मैंने उसके अंदर बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट हो या फिर पेमेंट के बारे में बात हो तो वो बताया। उसके बाद मैंने ये लिखा इन केस अगर कोई रिप्लाई रिसीव नहीं होता, पेमेंट और एग्जिस्टेंस पे रहता है, तो उस तरीके से सेक्शन नंबर 9 में वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो आप देखो डायरेक्टली सेक्शन नंबर 9 पे नहीं गया मैं, और ना ही मैंने डिस्प्यूट की डेफिनेशन वगैरह बताई या कुछ बताया। मैंने ये बताया कि सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर डिस्प्यूट होगा या फिर अगर पैसे आ गए होंगे तो उस केस में आप सेक्शन नंबर 9 में नहीं जाते, लेकिन अगर आपके पैसे नहीं आए होंगे और डिस्प्यूट भी नहीं होगा तो फिर सेक्शन 9 में एप्लीकेशन जा सकती है। तो यहाँ पर मैं ये वाली बात उठाई, तो मैंने हर सेक्शन से वो इंपॉर्टेंट बात उठाई जो केस स्टडी से लिंक हो रही है और उसको एक साथ जोड़ा। ये नहीं कि एक ही सेक्शन के बारे में ही फोकस करा, ठीक है। तो हम अगर आगे बात करें, आई एम सॉरी वो ऊपर कॉल आ गई थी इस वजह से, अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो उस वजह से, ठीक है। अच्छा, तो मैं यही बता रहा था आपको, जैसे कि अब इस तरीके से लिखा, नॉन पेमेंट के बारे में बताया और उसके नीचे मैंने आपको बता दिया कि करेक्ट इन लॉ है या नहीं है। उसके बाद अगला आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 2 PMLA के बारे में मैंने बताया कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे बताया। उसके बाद मैंने सेक्शन नंबर 5 के बारे में बताया कि प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है, ये सब हो सकता है, केस को जोड़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने कंक्लूजन दे दिया और यहाँ पर आपको देखेंगे कि मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। इसके बाद 3.8 पे अगर मैं देखूं तो अकॉर्डिंग टू 216 फेयर मार्केट वैल्यू की मैंने बताई, रूल नंबर 3 के बारे में मैंने लिखा, ये 3 मैंने यहाँ पर आंसर्स लिखे। अब देखो रूल नंबर 3 मैंने लिखा तो उसी पे उसने 2 नंबर दे दिए, ठीक है। ऑल्दो मेरा आंसर जो है पूरा परफेक्टली करेक्ट नहीं था, फिर भी उसने उसके मार्क्स दिए। देखो यहाँ पर मेरी गलती हो गई थी, मैंने प्लस माइनस करना भूल गया था। अब ये क्वेश्चन डिट्टो कॉपी पेस्ट आया था वहाँ से, डिट्टो आया था ये केस स्टडी डाइजेस्ट से, लेकिन मैं केस स्टडी डाइजेस्ट ले जाना ही भूल गया था। तो वहाँ पर मेरे पास ये था कि मुझे जितना आता था मुझे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो मुझे जितना आता था उसके बारे में मैंने जो है वहाँ पर लिखा। बट यहाँ पर गलती से मैंने, ये भी मुझे आता था बट यहाँ गलती से मैंने यहाँ पर प्लस माइनस करना, एक प्लस माइनस की जगह प्लस या कुछ फिगर्स में मिस कर गया, तो जिसकी वजह से गलत हो गया था। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टेप वाइज मार्किंग थी, इसलिए मैं बच गया। तो ये आंसर मेरा पूरा गलत हो गया, यहाँ पर मुझे 0 दे दिया क्योंकि 5.6 आना चाहिए था, ठीक है। बाकी यहाँ पर 2 नंबर मुझे इसलिए मिले क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू मैंने लिख दिया था कि हाईएस्ट है, तो कॉन्सेप्ट उनको पता था, तो 2 मार्क्स ही उनको ना दिए, 4 में से 2 नंबर दिए मेरे को सिर्फ।
ठीक है। उसके बाद 3.9 में अब ये सेम क्वेश्चन ही है, वही बुक से उठाया हुआ है। अब आप लिखो आपकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज में कितना फर्क होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ आईबीसी नॉन रिसीट ऑफ रेजोल्यूशन, अगर आप देखो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये थर्ड क्वेश्चन में मुझे 8.5 मार्क्स मिले 15 में से, जो डिट्टो कॉपी पेस्ट था। कई बच्चों को 9 मिले होंगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने खुद से लिखा है। किसी ने डिट्टो कॉपी पेस्ट किया होगा तो भी उसको 8.5 से भी 9 से भी, मतलब 8.5 लिखा है तो वो 9 देता है ICAI, तो 9 से कम मिले होंगे, या किसी ने कॉपी पेस्ट लिखा होगा तो भी 9 मिले होंगे। तो आप सोचो ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जितनी अपनी लैंग्वेज होगी वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़वाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन गिवन केस प्रति मैंने पूरा वही कंक्लूजन, वो तो मैंने सेम पैरामीटर्स फॉलो करे हैं कि पहले लॉ, उसके बाद क्वेश्चन से डेट, उसके बाद आगे। उसके बाद मैंने शेड्यूल 3 के बारे में बता दिया ये पॉइंट्स डाल के, ठीक है। तो उसमें भी कोई दिक्कत थी नहीं एज सच। उसके बाद 5th क्वेश्चन भी ऐसे ही था, प्रोविजंस ऑफ फेमा थे। तो यही था बेसिकली, मैंने आपको बस आइडिया देना था कि किस तरीके से आपको इस तरीके से करना है। पहले उसको लिखो और सेक्शंस को भी उठा के डिट्टो कॉपी पेस्ट मत करा करो यार, जितना हो सके अपनी लैंग्वेज को लिखने की कोशिश करो, ठीक है। डिट्टो लैंग्वेज को लिखने की कोशिश का मतलब ये नहीं है कि मतलब ही चेंज कर दो। ICAI को ये बताओ कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी सब्जेक्ट को लेकर, कि आप ऐसी हवा में सिर्फ बुक से चेप के नहीं कर रहे हो, तो जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छे से होगा। आई होप थोड़ी बहुत भी मदद इस वीडियो के थ्रू हुई होगी और आइडिया लगा होगा कि आपने क्या क्या मिस किया, आपने किस तरीके से किया। ओके, सो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना तो मैं सोचूंगा नहीं कि टाइम वेस्ट है, वो ऑब्वियसली इतना क्यों नहीं चाहिए, और आपको आइडिया चाहिए और आपको मैंने आइडिया दे दिया है, ठीक है। ये 40 यहाँ पे हैं, यहाँ पे 39 लिखा, आप देख रहे होगे 39 लिखा है, इसके 40 दिए गए थे, यहाँ पे 40 दिए गए हैं क्यों, और उसमें मेरे 30 मार्क्स हैं जो हमारा MCQ था, ठीक है। तो MCQ में तो देख के क्या ही करोगे, उसमें 30 हैं। ओके चलो, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।